जैसे कृष्णा डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे स्टूडेंट्स के डिमांड के अकॉर्डिंग कि सर अकाउंटिंग का बेसिक हम थोड़ा थोड़ा भूलते जा रहे हैं। और ये वीडियो वैसे तो 11th स्टैंडर्ड के लिए है, खासकर ये वीडियो 11th स्टैंडर्ड के लिए ही बनाया गया है कि 11th स्टैंडर्ड के बच्चे थोड़ा सा बेटर अकाउंटिंग सीख सके बेसिक टर्म्स के अकॉर्डिंग। इसलिए मेन पर्पस के लिए उनके लिए बनाया गया। बट जो बच्चे एमकॉम में है, बीकॉम में है, जो स्टूडेंट्स 12th में है, तो उनको अगर एक बार वापस रिवीजन करना है तो वो भी इस वीडियो से बहुत कुछ सीख सकते हैं, क्योंकि इसमें अलग अलग पार्ट में मैं ये वीडियोस बनाने वाला हूँ। क्योंकि आप लोगों को भी पता है जो अकाउंटिंग की टर्म्स है वो छोटी नहीं है, 46-47 अराउंड है। तो उनको एक्सप्लेन एक साथ किसी वीडियो में करना मतलब 1 आवर से ज्यादा का टाइम स्पेंड करना, और 1 आवर से ज्यादा का टाइम अभी तक किसी के पास इतना अवेल है नहीं कि आप वीडियो उतना देख सको। तो हम लोग आगे चलते हैं। ओके, तो आज का जो वीडियो है पाथफाइंडर इंस्टीट्यूट की तरफ से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। ओके, जो डिंडोरी का बेस्ट इंस्टीट्यूट के तरीके से माना जाता है, जो 6th स्टैंडर्ड टू 12th साइंस कॉमर्स प्रोवाइड करता है और बीकॉम एमकॉम भी प्रोवाइड करता है। अगर आपको कोई फर्दर डिटेल्स चाहिए तो आप इन कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। ओके, ओनली फॉर इंग्लिश मीडियम, गुजराती मीडियम के भी एडमिशन स्टार्ट हो गए, वो भी कनेक्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो हम लोग टर्म स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम लोग फोकस करेंगे। सबसे पहले आपका जो बेसिक क्वेश्चन होता है, सर व्हाट इज अकाउंटिंग, व्हाट इज अकाउंटिंग, अकाउंटिंग का ओरिजिनल मीनिंग क्या होता है, व्हाट इज अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग का मतलब क्या, 3 वर्ड्स ओनली मैं बोलूं आपको तो रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, classification of transaction and summarization of transaction। ये 3 वर्ड्स के ऊपर अकाउंटिंग की पूरी डेफिनेशन डिपेंडेंट है। कैसे है तो मैं आपको रिकॉर्ड करके बताता हूं, देखिए। तो अकाउंटिंग की डेफिनेशन क्या है, अकाउंटिंग इज आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटिंग इज अ आर्ट, इज एन आर्ट। अकाउंटिंग क्या है, एक आर्ट है। क्या है, किस चीज का आर्ट है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को किस तरीके से रिकॉर्ड किया जाता है उसका एक आर्ट है। उसके बाद में उसको किस तरीके से, अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ आर्ट रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ रिकॉर्डेड ट्रांजेक्शन। क्या करना, जो हमने ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रखे उनको क्लासिफाइड करना, और उसके बाद में एंड समराइजिंग ऑफ क्लासिफाइड ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन को क्लासिफाइड करना, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अकाउंटिंग। अब अलग अलग वर्ड्स के थ्रू समझते हैं। तो पहला, सबसे पहला क्या है, रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजेक्शन। मतलब हमारे यहाँ पे जो भी सेल्स हो रही है, जो भी परचेज हो रही है, टोटल जो सेल्स होगी, टोटल जो परचेज होगी, ओके, वो जो हो रही है हमारे यहाँ पे, तो वो जैसे सपोज करो 1 महीने में 10,000 रुपए की सेल्स हो रही है, तो ऐसा तो है नहीं कि एक ही दिन में सेल्स हो 1000 की, काम खत्म, नहीं जी, बिल्कुल नहीं ऐसे। इसका मेन मोटिव और मेन मेन तरीके से इस तरीके से, जैसे जून महीने की सेल्स हम लोग देख रहे हैं, जून की, ओके, जून नहीं, जुलाई देखते हैं। थोड़ा मेरे बर्थडे मंथ को याद कर लिया जाए, जुलाई, जो 18 जुलाई को आ जाता है, ओके। तो सपोज करो कि 10,000 की सेल्स हो रही पूरे जुलाई में। अब वो जुलाई में सेल्स हुई 10,000 की, वो एक दिन में तो होगी नहीं, मेरे बर्थडे वाले दिन तो होगी नहीं 18 जुलाई को, कब होगी, हर एक अलग अलग दिन में होगी। मतलब कभी सपोज करो कभी 1 जुलाई को, 2 जुलाई को, 500, 1000, ऐसे मिला के पूरे साल, पूरे महीने भर में 10,000 की सेल्स हुई होगी। तो हर एक दिन का हम लोग क्या करेंगे, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। फिर पूरा का पूरा उसको क्लासिफाइड किया,
क्लासिफाइड किया तो हमें पता चला कि इस महीने पूरी सेल्स हमारी इतनी है। उसके बाद में उसको समराइज किया, समराइज किया मतलब टोटल परचेज सेल्स कितनी माइनस करके जो कुछ मिला हमें तो प्रॉफिट और लॉस मिला, दिस इज कॉल्ड द अकाउंट। मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करो, क्लासिफाइड करो, उसके बाद में उसको समराइजेशन करो, दिस इज कॉल्ड द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट्स। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए अलग अलग टर्म ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर चलते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, वीडियो की ड्यूरेशन को लंबा ना करते हुए टर्म ऑफ अकाउंटिंग के ऊपर चलते हैं। टर्म ऑफ अकाउंटिंग, जिसमें सबसे पहली टर्म है हमारी टर्म ऑफ अकाउंटिंग में, पहली है बिजनेस ट्रांजैक्शन। क्या है पहली टर्म है बिजनेस ट्रांजैक्शन। अब बिजनेस के ट्रांजैक्शंस क्या होते हैं, नॉर्मल सी बात है, कोई डिफिकल्टी क्या, नॉर्मल सी बात है, कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है बिजनेस ट्रांजैक्शन। किस तरीके, जैसे सपोज करो नॉर्मल सी बात है, हम लोग बिजनेस ट्रांजैक्शन करते हैं, क्या करते हैं, किस चीज का करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का। ओके, गुड्स एंड सर्विसेज, किस चीज का ट्रांजैक्शन करते हैं, गुड्स एंड सर्विसेज का ट्रांजैक्शन करेंगे। कौन करेगा, बाई टू और मोर पर्सन, टू और मोर पर्सन। कौन कौन करेगा, बाई टू और मोर पर्सन। दो वे से ट्रांजेक्शन होता है, या तो कैश से होगा या फिर बाई कैश और क्रेडिट, यानी कैश या क्रेडिट से होगा तो उसी को क्या बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है। क्या, जो एक्सचेंज, क्या बोला मैंने, एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज बाय टू और मोर पर्सन। क्या एक्सचेंज करना है गुड्स एंड सर्विसेज का दो या दो से ज्यादा पर्सन के द्वारा, ओके, उसी को तो, या बाय कैश और क्रेडिट वे में, उसी को क्या बोला जाता है, बिजनेस ट्रांजेक्शन बोला जाता है। कैश ट्रांजेक्शन मतलब जिसका लेन देन, आना जाना किसमें हो, कैश में। जैसे 10,000 रुपीज गुड्स परचेज इन कैश, 20,000 रुपीज गुड्स सोल्ड इन कैश, ओके, तो कैश में बेचो, कैश ट्रांजेक्शन हो गया। क्रेडिट ट्रांजेक्शन मतलब ऐसा ट्रांजेक्शन जो आप आज खरीदी करो उसका पैसा आप फ्यूचर में पेड करो, जैसे 10,000 रुपीज गुड्स परचेज इन क्रेडिट, ओके, पेड अमाउंट पेड आफ्टर 10 डेज, तो ये क्या हो गया आपका क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो दिस इज द बिजनेस ट्रांजेक्शन। आप इसको सुन के समझ सकते हो। नेक्स्ट है अगला इवेंट। देखो हमारे यहाँ पे शादी ब्याह बहुत सारे होते, बहुत कुछ होता, बहुत कुछ, ओके, तो यहाँ पे हमारे अकाउंटिंग में भी शादी, ओके, मंगनी, बहुत कुछ होता है, बहुत कुछ। तो हमारे यहाँ पे क्या होता है, इवेंट मतलब कि कोई भी एनी सिचुएशन, कोई भी तरीके की सिचुएशन या फिर रिजल्ट, ओके, कोई भी तरीके की सिचुएशन, ओके, या रिजल्ट अकर होता है, अकर बाय ट्रांजैक्शन। ट्रांजैक्शन के थ्रू कोई भी तरीके की सिचुएशन या फिर कोई भी रिजल्ट अकर होता है, उसी को क्या बोला जाता है, इवेंट बोला जाता है। जैसे एग्जांपल, हमने क्या किया, सेल्स किया, मतलब हमारे पास पैसा आएगा 10,000, बराबर, ओके, और अदर इनकम हमको रिसीव हुई कितनी, 5,000, तो टोटल हमारे पास पैसा आया 10,000। अब वो 10,000 में से हम लोगों ने क्या किया, एक्सपेंस कर दिया कितना, सॉरी 15,000 रुपए आएंगे हमारे पास, वो 15,000 में से हमने क्या किया, 2,000 रुपए का एक्सपेंडिचर कर दिया, तो हमारे पास बचा कितना, 13,000। वो 13,000 हमको क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ओके, बराबर। तो दिस इज कॉल्ड द इवेंट। वैसे ही हमें क्या होगा, प्रॉफिट होगा, लॉस होगा, ये सब चीजें हमारे लिए क्या होगी, एक इवेंट के तरीके से कंसिडर होगी, बराबर। नेक्स्ट उसके बाद में थर्ड टॉपिक है कैपिटल। कैपिटल, अब कैपिटल क्या है, ओके, एनीथिंग, एनीथिंग प्रोवाइडेड by owner to the business, to the business is called कैपिटल। जैसे नॉर्मल सी बात है, अगर हम लोग हमारा बिजनेस स्टार्टअप कर रहे हैं तो हम लोग हमारे बिजनेस में क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, ओके, क्या करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट डालेंगे, जैसे 10,000 रुपए 20,000 रुपए डालेंगे, नए ओनर बने, ओके। हमारे घर पे जो फर्नीचर पड़ा हुआ है वो फर्नीचर हम लोग बिजनेस में ले जाके दे देते हैं, तो वो भी कंसिडर होगा। मतलब एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय द ओनर टू द बिजनेस इज कॉल्ड द कैपिटल। मतलब कुछ भी हो सकता है, वो कैश भी हो सकता है, ओके, वो गुड्स भी हो सकते हैं, वो कोई प्रोडक्ट भी हो सकता है, ओके, वो कोई कार भी हो सकती है, ओके, वो ऐसी भी हो सकती है, ओके, कुछ भी हो सकता है, कुछ भी चीज है, बाइक हो सकती है, कुछ भी ओनर अपनी पर्सनल पर्सनल, मतलब मेरा बिजनेस और मेरे खुद की पर्सनल प्रॉपर्टी में से मैं कुछ बिजनेस में दे रहा हूँ, दैट इज कंसिडर एज अ
दैट इज कंसिडर एज अ कैपिटल। ओके, बराबर। तो ये है फोर्थ नंबर पे ड्राइंग्स। ड्राइंग्स, अब ड्राइंग्स किस तरीके से देखी जाएगी? हम लोगों ने कैपिटल में देखा कि ओनर प्रोवाइड करे वो कोई भी चीज बिजनेस को, तो उसको क्या बोला जाता है? कैपिटल बोला जाता है। तो यहाँ पे भी ऐसा ही होगा कुछ, एनीथिंग प्रोवाइडेड बाय बिजनेस टू द ओनर, टू द ओनर इज कॉल्ड ड्राइंग्स, इज कॉल्ड ड्राइंग्स। या फिर इसको ऐसा भी लिख सकते हो आप, एनीथिंग withdrawal by owner from business। ओके, कोई भी बिजनेस इज कॉल्ड अ ड्राइंग्स, इज कॉल्ड अ ड्राइंग्स। ओके, कोई भी चीज अगर है, जैसे सपोज करो मेरी किराने की दुकान है। अब मैंने क्या किया, मेरी ग्रोसरी शॉप है। अब मैंने क्या किया, जब स्टार्टअप किया तो मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया, मतलब कैपिटल डाली थी, ठीक है। अब मुझे ग्रोसरी की रिक्वायरमेंट पड़ी तो पड़ोसी के पास तो जाऊंगा नहीं, मैं मेरी खुद की दुकान से निकालूंगा। मतलब जो ओनर जो है, वो ओनर अगर विड्रॉल करेगा, सपोज करो एग्जाम्पल के तरीके से, ओनर विड्रॉल 10,000 रुपीज गुड्स, 10,000 रुपए के गुड्स उसने क्या किए, विड्रॉल किए। ओके, गुड्स, तो वो क्या हो गया, ड्राइंग्स के तरीके से क्या होगा, ट्रीट होगा। बराबर, बात समझ में आ रही? दिस इज कॉल्ड द ड्राइंग्स। मतलब वो कुछ भी हो सकता है, जैसे ऑर्गेनाइजेशन में, हमारे बिजनेस में क्या, एक फर्नीचर पड़ा था, एक लैपटॉप पड़ा था, अब उसकी जरूरत नहीं तो हमने घर पे लाके रख लिया, दैट आर द ड्राइंग्स। वो कुछ भी हो सकता है, गुड्स हो सकता है, क्या हो सकता है, गुड्स हो सकता है, फर्नीचर हो सकता है। ओके, फर्नीचर हो सकता है, कोई बाइक हो सकती है, कोई कार हो सकती है, मतलब बिजनेस के बाद जो भी कुछ हो वो हमने। इसमें थोड़ा सा मैं डिफरेंस बता देता हूँ आपको, देखो यहाँ पे, 1 मिनट में ड्रॉ कर लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल सके। थोड़ा टाइम लगता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, शांति से करने का, एकदम मजे के साथ। ओके, हमेशा कॉमर्स वाले बंदे, ओके, हमेशा एक डायलॉग याद रखना अपने आप को मोटिवेशन करने के लिए, सबका रखवाला कॉमर्स वाला। बराबर, ओनर और बिजनेस, सबका रखवाला कॉमर्स वाला, क्योंकि हर एक किसी का ध्यान रखता है कॉमर्स वाला, पूरे दुनिया को, पूरे जगत को चलाता है कॉमर्स वाला। ओके, ओनर, ओनर क्या प्रोवाइड करेगा, ओनर सपोज करो अपने यहाँ से कैश, ओके, ओनर प्रोवाइड्स, देखो लिखता हूं, ओनर प्रोवाइड्स कैश, ओके, फर्नीचर, गुड्स, ओके, सर्विसेज, कुछ भी प्रोवाइड करता है, किसको, बिजनेस को, टू बिजनेस। तो बिजनेस के लिए क्या, फॉर बिजनेस, वो बिजनेस के लिए क्या होगा, कैपिटल के तरीके से ट्रीट होगा, अगर कुछ भी वो दे तो। ओके, और अगर ओनर क्या करता है, ओनर विड्रॉल, अगर ओनर विड्रॉल करता है, कोई भी गुड्स हो गया, ओके, कोई भी फर्नीचर हो गया, कुछ भी, कोई भी चीज कहां से, बिजनेस में से ले लेता है, ये ओनर ले लेता है, तो ये फॉर बिजनेस, बिजनेस के लिए क्या कंसिडर होगा, एज अ ड्राइंग्स। बराबर, तो इससे हम लोग एक चीज ऐसा बोल सकते हैं कि ओनर प्रोवाइड्स कैपिटल टू द बिजनेस, क्या ओनर क्या प्रोवाइड करता है, कैपिटल टू द बिजनेस, और बिजनेस प्रोवाइड्स ड्राइंग्स टू द ओनर, ड्राइंग्स टू द ओनर।
क्या, किसको, वो ड्राइंग्स प्रोवाइड करेगा, बराबर। ये था एक स्लोगन के तरीके से। ओके, तो ड्राइंग्स आप वापस रिज्यूम करके वीडियो को देख सकते हो। नेक्स्ट उसके बाद में अगली चीज, कैपिटल हो गया, ड्राइंग्स हो गया, अब हम लोग करेंगे लाइबिलिटीज। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट है लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज, अब लाइबिलिटीज मतलब एनी अमाउंट, ऐसी कोई भी अमाउंट, अमाउंट का शॉर्ट फॉर्म लिखता हूं एएमटी, एनी अमाउंट पेएबल बाय, पेएबल बाय बिजनेस, पेएबल बाय बिजनेस। ओके, कोई भी अमाउंट है वो बिजनेस को पे करनी, पे बाय, पेएबल बाय बिजनेस फॉर, किस चीज के लिए दे सकते हैं, या तो फॉर क्रेडिट परचेस, फॉर क्रेडिट परचेस, किस चीज के लिए, क्रेडिट के लिए, फॉर बोरोड मनी, पैसा उधार लिया हो तो उसको चुकाना पड़ सकता है, बोरोड लोन, लोन चुकाने के लिए। ओके, इन फ्यूचर, कब, फ्यूचर में। ओके, इन फ्यूचर इज कॉल्ड अ लायबिलिटी, इज कॉल्ड अ लायबिलिटी, उसको क्या बोला जाएगा, लाइबिलिटीज के तरीके से कंसिडर किया जाएगा। ऐसी कोई भी अमाउंट जो हमें पे करनी, बिजनेस को पे करनी, किस पे, या तो खरीद, उधार खरीदा हो, क्रेडिट परचेस किया हो, बाद में दे देंगे पेमेंट ऐसा बोल के, या किसी से लोन लिया हो तो इन फ्यूचर चुकाना पड़ेगा, तो क्या कंसिडर होगी, एज अ लाइबिलिटी कंसिडर होगा, बराबर। अब उसमें दो तरीके की लाइबिलिटीज होती है। ओके, दो तरीके की लाइबिलिटीज किस तरीके से, तो देखो वो भी बताते हैं। समस्या कुछ नहीं रखने का, सबका सॉल्यूशन हमारे पास। पहली है इंटरनल लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज, इंटरनल लाइबिलिटीज और एक्सटर्नल लाइबिलिटीज। एक्सटर्नल लाइबिलिटीज, अब इसमें एक चीज नॉर्मल लिखता हूं, टूवर्ड्स, टू ओनर, मतलब ओनर के लिए ही कि ये लाइबिलिटीज ओनर के द्वारा ही क्रिएट की जाती है कंपनी के लिए। ओके, टूवर्ड्स थर्ड पार्टी, मतलब हमारी कंपनी के बाहर वाले के थ्रू ये क्रिएट की जाती। ओके, ओके, टूवर्ड्स टू ओनर मतलब सपोज करो अगर बिजनेस ओनर बिजनेस को लोन लोन देता है, ओनर प्रोवाइड, ओनर प्रोवाइड्स लोन, ओके, कैपिटल टू द बिजनेस, अगर बिजनेस को ये सब चीजें वो प्रोवाइड करता है, ओके, टू द बिजनेस इज कंसिडर एज अ इंटरनल लाइबिलिटी, वो क्या बोली जाएगी, इंटरनल लाइबिलिटी, क्योंकि घर वालों ने घर पे ही लोन दे दिया। ओके, तो इंटरनल लाइबिलिटी के तरीके से कंसिडर होगा। एक्सटर्नल लाइबिलिटी मतलब सपोज करो आपने क्रेडिट परचेस किया हो, ओके, आपने क्रेडिट परचेस किया हो, ओके, या फिर कोई लोन लिया हो, तो उसको आपको रीपे करना, यू हैव टू रीपे दैम। ओके, तो वो बाहर वाले को मतलब थर्ड पर्सन को पे करनी, एनी काइंड ऑफ अमाउंट पेबल टू द थर्ड पर्सन इज कंसिडर एज अ एक्सटर्नल लाइबिलिटी। ओके, एनी अमाउंट, एनी अमाउंट पेबल टू थर्ड पर्सन, ओके, ऐसी अमाउंट जो थर्ड पर्सन को देनी, वो क्या कंसिडर होगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी के तरीके से कंसिडर होगी। तो ये इंटरनल और एक्सटर्नल लाइबिलिटी होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब इनके दो दो टाइप है, इनके दो दो टाइप है, किस तरीके से, तो चलो देखो, दो दो टाइप है इसमें, एक है करंट लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटीज, ओके, और एक है नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। सर जिसमें करंट लग गया वो करंट लाइबिलिटीज, और जिसमें करंट नहीं लगा वो नॉन करंट लाइबिलिटीज। अरे ऐसा नहीं होता है, हमारे जो थॉट होते हैं ना वो बहुत ही लिमिटेड है, ऐसे हम लोग नहीं बोल सकते। ओके, तो करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज, नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, इस तरीके से ये देखा जाता है, करंट और नॉन करंट लाइबिलिटीज। ओके, ऐसी लाइबिलिटी जो हमें पे करनी, अब इनका एक ही सेम ही कॉन्सेप्ट है, करंट इंटरनल की बोलो चाहे एक्सटर्नल की बोलो, दोनों की सेम है। ऐसा कॉन्सेप्ट है, ऐसी लाइबिलिटी जो हमें लेस देन ऑफ 1 ईयर, एक साल के अंदर अंदर रीपे करनी। ओके, लेस देन ऑफ 1 ईयर रीपे करनी, तो ऐसी लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है, करंट लाइबिलिटी। और ऐसी लाइबिलिटी जो हमें मोर देन ऑफ ईयर, मोर देन ऑफ 1 ईयर, एक साल के बाद तक पे करनी, तो ऐसे लाइबिलिटी को क्या बोला जाता है, नॉन करंट लाइबिलिटीज बोला जाता है। दोनों कॉन्सेप्ट इसके लिए भी ये सेम है और इसके लिए भी ये सेम है, कुछ भी अलग नहीं है, दोनों करंट नॉन करंट सेम है। जैसे एग्जांपल, अगर हम लोग करंट लाइबिलिटी, तो अगर हम लोगों ने फ्रेंड से लोन ली, ओके,
फ्रेंड्स लोन, वाइफ लोन, ये सब जो लोन है हम लोग 2-3 महीने के लिए लेते हैं और चुका देते हैं, तो वो करंट लायबिलिटी के तरीके से ट्रीट होती है। और एक्सटर्नल मतलब जो नॉन करंट लायबिलिटी, जैसे हम लोग बैंक लोन लेते हैं तो जो कि बहुत सालों तक होता है, वो चुकाते हैं, तो ये क्या है, एक नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म है, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए है। ओके, ये तो लायबिलिटीज हो गई। उसके बाद में है नेक्स्ट टॉपिक हमारा असेट्स। अब मैं नंबर भूल गया हूँ, ऊपर स्क्रॉल नहीं करेंगे हम लोग। असेट्स, असेट्स क्या होगा? असेट मतलब एनी प्रोडक्ट, कोई भी प्रोडक्ट हो। ओके, एनी प्रोडक्ट, कोई भी तरीके का प्रोडक्ट हो, एनी प्रोडक्ट, ओके, दैट हैव ओनरशिप राइट, ओनरशिप राइट्स टू द बिजनेस, दैट हैव ओनरशिप राइट टू द बिजनेस, जिसके ओनरशिप राइट किसके पास हो? बिजनेस के पास हो या किसी बंदे के पास हो, जैसे सपोज करो मेरे पास हो, ओके, बिजनेस, ओके, एंड दैट हैव इकोनॉमिकल, इकोनॉमिकल वैल्यूज, उनकी क्या हो? इकोनॉमिकल वैल्यूज हो, तो इज कॉल्ड अ असेट्स। उसको क्या बोला जाएगा? असेट्स बोला जाएगा। जैसे एग्जांपल, मेरा ये ब्लूटूथ है, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये एक प्रोडक्ट है, ओके, इसका ओनरशिप राइट किसके पास है? मेरे पास, बिजनेस मतलब मेरे पास, ठीक है, और इसकी तो इकोनॉमिकल वैल्यू तो होगी, तो इसीलिए इसको क्या बोला जाएगा? असेट्स बोला जाएगा। बात समझ में आई? तो असेट्स के 3 टाइप्स होते हैं, ओके, कुछ भी हो सकता है, जैसे आपके असेट्स में फर्नीचर हो गया आपका, ओके, एग्जाम्पल के तरीके से फर्नीचर, आपकी कार हो सकती है, ओके, आपके गुड्स हो सकते हैं ऑर्गेनाइज बिजनेस के, ओके, ये सब चीजें आपके लिए असेट के तरीके से कंसिडर हो सकती है। तो इसके 3 टाइप अलग अलग, उसके 2 थे, इसके 3 अलग अलग 3, ओके। इसका है पहला करंट असेट, करंट असेट्स, ओके। नेक्स्ट है नॉन करंट असेट्स, नॉन करंट असेट्स। उसके बाद में फिक्टिशियस असेट्स, फिक्टिशियस असेट्स, तो इनको समझ लो क्या बोलते हैं। करंट असेट मतलब ऐसा असेट, ओके, जो 1 साल तक होता है, विथ 1 ईयर ओनली, 1 ईयर ओनली, मतलब 1 साल तक हमारे साथ रहता है, तो ऐसे एसेट को करंट एसेट बोलते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए कैश, कैश तो पैसा तो हाथ का मैला आता जाता रहता है, कोई फर्क पड़ता नहीं, तो कैश है, आता जाता रहेगा, ओके। स्टॉक ऑफ गुड्स, स्टॉक ऑफ गुड्स मतलब गुड्स का जो स्टॉक है हमारे पास, वो आता जाता रहेगा, कम ज्यादा होता रहेगा, ओके। रॉ मटेरियल, ये रॉ मटेरियल क्या होगा? आता जाता रहेगा, कम होता रहेगा, बढ़ता रहेगा, इसीलिए इसको क्या बोला है? करंट एसेट बोला है। नॉन करंट एसेट जो विद मोर देन, क्या हो, मतलब ऐसी असेट जो हमारे पास क्या रहे? मोर देन ऑफ 1 ईयर, क्या रहे? मोर देन ऑफ 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा टाइम पीरियड के लिए रहे, तो वो क्या होगा? हमारा नॉन करंट। जैसे हमारे पास बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग हमने एक बार ले ली, तो चल के तो कहीं और जाने वाली है नहीं, 1 साल तक हमारे पास रहेगी, बिल्डिंग हो गई। बिल्डिंग के बाद आप देखो, दूसरा आपका फर्नीचर हो गया, आपकी कार हो गई, तो ये सब आपकी क्या हो गई? नॉन करंट असेट हो गई। फिक्टिशियस असेट, जैसे एग्जांपल, ओके, इसका कोई भी फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, या फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता है, ओके। जैसे एग्जांपल के लिए हमने नोरा फतेही को बुला दो, ठीक है, चलेगा, नोरा फतेही, नोरा को बुलाया, ठीक है, नोरा आई, नोरा ने हमारे, एक हम लोग क्या बेचते हैं, सपोज करो हम लोग कुछ सोल्ड करते हैं, पेन पेंसिल पेपर कुछ भी सोल्ड करते हैं, उसका ऐड हमने नोरा से करवाया। अब नोरा ने हमारे लिए, हमारे साथ क्या किया? 3 ईयर कॉन्टेक्ट किया, कितना? 3 ईयर, 3 साल के लिए एक एक ऐड जो है वो रिकॉर्ड किया, ओके, और उसने हमसे 3 लाख रुपए लिए, क्या लिए? 3 लाख रुपए लिए। और वो 3 लाख रुपए क्या कर रही है? वो 3 साल तक, जो ऐड हमने आज रिकॉर्ड किया, वो हम लोग 3 साल तक बताते रहेंगे, 3 साल तक टीवी पर दिखाते रहेंगे। तो नोरा ने हमसे क्या किया? एग्रीमेंट किया है कि भाई आप लोग ये एड 3 साल तक टीवी पे बता सकते हो, उसके मुझे 3 लाख रुपए दे दो, मतलब पर ईयर कितना हो गया? रुपीज। तो दिस इज कंसिडर एज अ फिक्टिशियस असेट। इसको डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी बोला जाता है, रेवेन्यू जनरेट करने के लिए किया खर्चा, ओके।
डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब पैसा जनरेट करने के लिए किया गया खर्चा। ओके, तो असेट्स के दो अदर टाइप्स भी है जिसको बोला जाता है, एक होता है आपका टेंजिबल असेट्स, ओके, और एक होता है आपका नॉन टेंजिबल असेट्स। नॉन टेंजिबल असेट्स, ओके। तो टेंजिबल असेट्स मतलब ऐसा असेट, तो दोस असेट्स हैव फिजिकल एग्जिस्टेंस। जिन असेट्स का क्या होता है, फिजिकल एग्जिस्टेंस होता है, उन असेट को क्या बोला जाता है, टेंजिबल असेट बोला जाता है। जैसे बिल्डिंग है, ओके, लैंड हो गया, कार हो गई, बुक हो गई, कंप्यूटर हो गया, इनको क्या हो सकता है, हम लोग टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये क्या होगा, फिजिकल एग्जिस्टेंस होगा। ओके, और नॉन नॉन या फिर इनटेंजिबल, नॉन टेंजिबल या फिर इनटेंजिबल असेट के तरीके से बोला जाता है, नॉन टेंजिबल या इनटेंजिबल असेट्स। इनटेंजिबल असेट मतलब जैसे एग्जांपल के लिए आपको बताऊं कि दोस असेट्स not have those asset not have any physical existence। किसी भी असेट का अगर कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं है तो उस असेट को कवर हो जाएगा इंटेंजिबल। जैसे गुडविल, गुडविल क्या होता है, जैसे शिव शक्ति की कचौरी वाला, ओके, वो शिव शक्ति की कचौरी वाले की आज एक जमाने में गुडविल हो गई, ओके, गणपत काका की गोटे, तो वो क्या हो गई कि एक गुडविल हो गई उसकी, कि मतलब उनसे जो अगर गोटे खाने तो गणपत काका के पास जाते हैं, बारिश में अगर भजिए खाने तो डुमस चलते हैं, ठीक है, ओके। हम लोगों को रसगुल्ला खाना है तो वो कहाँ का फेमस है, कोलकाता का फेमस है, वेस्ट बंगाल का, तो वहां चलते हैं, ओके, वहां जाके खाते हैं। तो ये एक क्या है, उनकी गुडविल क्रिएट हो गई, पेटेंट, ओके, ये सब चीजें होती, कंसिडर होती, इनके बारे में हम लोग अगले अगले वीडियो में ज्यादा डिस्कशन करेंगे। उसके बाद में अगला है आपका लिक्विड असेट। लिक्विड असेट्स, लिक्विड असेट क्या होता है, ओके, जो असेट जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, इजीली कन्वर्ट इनटू कैश, मतलब ऐसी कोई भी चीज जो इजीली कैश में कन्वर्ट हो सकती है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, लिक्विड असेट, जिनमें तरलता ज्यादा होती है, मतलब जिसको इजीली कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल, कोई भी ऐसी चीज है जो जल्दी से बिक जाए और कैश में कन्वर्ट हो जाए, जैसे आपका चेक है, ओके, वो चेक है, वो चेक को आपने बैंक में भरा, ओके, और थोड़ी देर में क्या हो जाएगा, वो कन्वर्ट होके कैश के रूप में आ जाएगा आपके पास, ओके। तो लिक्विड असेट मतलब क्या होता है कि करंट असेट के तरीके से ही होता है, करंट असेट के तरीके से बोलते हैं, खाली किसको छोड़ के, एक्सेप्ट, ई लिख रहा हूं, एक्सेप्ट स्टॉक, स्टॉक को छोड़ के सभी की सभी चीजों को क्या कंसिडर किया जाता है, लिक्विड असेट कंसिडर किया जाता है, ओके, वेरी गुड। उसके बाद में नेक्स्ट है रियल असेट, रियल असेट्स, ओके। रियल असेट्स क्या होता है, दोस असेट है, दोस असेट्स वैल्यूज आर इन रियल, ओके, जिन असेट्स की वैल्यू क्या होती है, रियल में होती है, ओके, जिनकी वैल्यूज रियलिटी में होती है, ओके, उन असेट्स को क्या बोला जाता है, रियल असेट्स बोला जाता है। जैसे हमारी बिल्डिंग है, उनकी वैल्यू है, ओके, हमारा मेरे पास मेरा लैपटॉप है, ओके, तो मेरे लैपटॉप की वैल्यू रियलिटी में, तो ये हमारे लिए क्या कंसिडर होगा, एक असेट के तरीके से कंसिडर होगा। तो आज हम लोगों ने बहुत सारा पोर्शन देख लिया, अगर आपको रिवाइज करना हो तो आप इस वीडियो को दोबारा देख सकते हो, और थोड़ा सा मेहरबानी करके आप शेयर कर दीजिए इसको, ओके, और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हम लोग यूट्यूब पे लाइव आके सेशंस भी मैं आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट दे सकूं। दूसरी बात, डिंडोली एरिया में अभी जो पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट है, वो पाथ फाइंडर इंस्टीट्यूट के जो 11th स्टैंडर्ड के बैचेस है, वो क्या चल रहे हैं, फ्री चल रहे हैं, मतलब जो आज जो आपकी कितनी डेट अराउंड 1 जुलाई, ओके, 1 जुलाई माय बर्थडे मंथ, ओके, तो 1 जुलाई को क्या है, मतलब 18 जुलाई को बर्थडे आता है, मंथ ऑफ जुलाई तो हो गया कि 11th स्टैंडर्ड के फ्री डेमो बैच चल रहे हैं, तो आप लोगों को अगर अटेंड करना है तो आप लोग इस नंबर के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हो, ओके, और बता सकते हो कि भाई हम इंटरेस्टेड है, हमें अटेंड करना, ओके। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, आगे के लेक्चर्स की हम लोग कंटिन्यूटी रखेंगे, टर्मिनोलॉजी ऑफ अकाउंटिंग। अगर अच्छा लगे तो कमेंट्स करो,
मर्जी है भाई, करना हो तो करो वरना मत करो, मैं कुछ नहीं बोल सकता, तुम लोग डिपेंड ऑन यू। ओके बराबर। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सब्सक्राइब कर लो, जितने ज्यादा सब्सक्राइबर बढ़े तो हम लोग यूट्यूब पे लाइव आके भी लेक्चर्स ले सको। थैंक यू सो मच।